वेलकम टू लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन मतलब जब कोई भी पर्सन किसी कंट्री में क्राइम करके किसी दूसरी कंट्री में भाग जाता है, तो जिस कंट्री में उसने क्राइम किया है वो दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट करती है कि उस पर्सन को उन्हें हैंड ओवर कर दे ताकि वो उसे पनिश करे। जब कोई पर्सन किसी कंट्री में क्राइम करके दूसरी कंट्री में भाग गया तो वो कंट्री रिक्वेस्ट करती है कि उस पर्सन को हैंड ओवर कर दिया जाए ताकि उसे ट्रायल दिया जा सके और पनिश किया जा सके। तो जो टर्म एक्स्ट्राडिशन है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है एक्स एंट्रीडियम, विच मीन्स सरेंडर या डिलीवरी करना उस पर्सन की। इट इज़ सरेंडर ऑफ एन अक्यूज्ड और अ कन्विक्टेड पर्सन बाय अ स्टेट ऑन हुज टेरिटरी ही हैज़ फाउंड। मतलब जहाँ वो भाग के चला गया है वो कंट्री उस दूसरी स्टेट को उसे सरेंडर कर देगी जहाँ पे उसने क्राइम किया है। अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है स्टार्क की। स्टार्क कहते हैं कि स्टेट सरेंडर करती है, स्टेट सरेंडर करती है रिक्वेस्ट पे उस पर्सन को जहाँ से वो अक्यूज्ड है या कन्विक्टेड है किसी क्रिमिनल ऑफेंस का। नेक्स्ट ओपेनम। ओपेनम कहते हैं कि एक्स्ट्राडिशन एक डिलीवरी है, डिलीवरी ऑफ एन अक्यूज्ड टू द स्टेट on whose territory he is alleged to have committed crime by the state on whose territory the alleged criminals happens to be for the time। मतलब क्राइम करने के बाद फॉर द टाइम भी जहाँ पे भी वो मिलता है वो कंट्री उसकी डिलीवरी देगी। नेक्स्ट है लॉरेंस की। लॉरेंस कहते हैं कि जो सरेंडर बाय अ स्टेट टू अनदर ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज़ फाउंड विद इन द टेरिटरी, जिसने क्राइम किया है, और हु हैव बीन कमिटेड क्राइम आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स एज लॉ अमेंडेबल टू इट्स जुरिस्डिक्शन। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं इसके। बेसिक और बहुत जनरल प्रिंसिपल है कि ऑट डिडेयर ऑट जुडिकेयर। इसका मतलब होता है कि या तो आप एक्स्ट्राडिएट कर दो या आप प्रोसिक्यूट कर दो। एक्स्ट्राडिएट कर दो मतलब सरेंडर कर दो उस पर्सन को ताकि हम उसे पनिश कर सकें। प्रोसिक्यूट करो या फिर आप खुद ही पनिश कर दो उसको। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। डबल क्रिमिनलिटी मतलब क्या? जो कंट्री डिलीवरी मांग रही है उस पर्सन की, उस पर्सन ने जो एक्ट कमिट करी है वो एक्ट उन दोनों कंट्रीज़ में क्राइम होना चाहिए, ऑफेंस कंसिडर किया जाना चाहिए। जहाँ पे उसने क्राइम किया है वो कंट्री और जहाँ पे जो कंट्री उसकी डिलीवरी देगी वो दोनों। द ऑफेंस कमिटेड शुड बी ऑफेंस इन बोथ रिक्वेस्टिंग स्टेट, जो रिक्वेस्ट कर रहा है डिलीवरी की, और रिक्वेस्टेड स्टेट जो डिलीवरी देगा। इसमें एक बहुत लैंडमार्क केस है सॉरिंग वर्सेस यूनाइटेड किंगडम का। सॉरिंग जो पर्सन था इसने अपने गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था, मर्डर ऑफ गर्लफ्रेंड्स पेरेंट्स। और वो मर्डर करने के बाद वो यूके चला गया, यूके भाग गया वो, जहाँ पे वो क्या अक्यूज था, फाउंड गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर एंड ऑफ मर्डर। तो सॉरिंग ने आर्ग्यू किया कि उसे आर्टिकल 4 ऑफ जो यूएस एंड यूके की जो ट्रीटी है उसके बिहाफ पे मतलब उसको एक्स्ट्राडिएट नहीं किया जाना चाहिए। तो उस कंट्री ने ये रिक्वेस्ट करी कि अगर आप इसे डेथ पेनल्टी नहीं दोगे और अश्योरेंस देते हो इस बात की तो हम इसका एक्स्ट्राडिशन कर देंगे। तो एक स्वॉन एफिडेविट दिया गया था और उसका सरेंडर जो है वो उस कंट्री ने कर दिया था। एनजी वर्सेस कनाडा का केस है जिसमें ये जो प्रिंसिपल है या ये जो जजमेंट है उसको फॉलो किया गया था। इसमें कहा गया था कि एक्स्ट्राडिशन में बी रेफ्यूज्ड, एक्स्ट्राडिशन में बी रेफ्यूज्ड इस केस में कहा गया था कि एक्स्ट्राडिशन में बी रेफ्यूज्ड इफ़ इट एक्सपोजेस अ पर्सन टू डेथ रो फिनोमेना। अब डेथ रो फिनोमेना क्या होता है कि उस इंसान को इतना टॉर्चर किया जाता है, इतनी डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट की जा सकती, मतलब उसको डेथ पेनल्टी तो नहीं देंगे लेकिन उसको मतलब बहुत सीवियर बैड बिहेवियर किया जाएगा उसके साथ। नेक्स्ट केस था अबू सलेम का। अबू सलेम जो पर्सन था ये जो 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ था इसमें अक्यूज था और फिर ये वो इंसिडेंट होने के बाद अपनी वाइफ के साथ पोर्चुगल भाग गया और उसका जो पोर्चुगीज़
पोर्चुगल जो कंट्री है उसने उसका एक्स्ट्राडिशन रिफ्यूज़ कर दिया गया था। लेटर ऑन इंडिया ने उसको अश्योरेंस दी कि उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, आप उसे एक्स्ट्राडिएट कर दो बस। तो पोर्चुगल ने 2004 में अबू सलेम का जो है एक्स्ट्राडिशन कर दिया गया था। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी। स्पेशलिटी या फिर पर्टिकुलर, मतलब जो क्राइम आप बता के उसका एक्स्ट्राडिशन मांग रहे हो, आप उसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए आप उसको सज़ा दो, ना कि किसी और के लिए। फुगिटिव हु इज़ एक्स्ट्राडिटेड फॉर अ सर्टन क्राइम शुड बी ट्राइड फॉर दैट वेरी क्राइम एंड नॉट फॉर सम अदर। मतलब एक पर्टिकुलर क्राइम जिसका जो आपने बताया है उसी के लिए आप उसे एक्स्ट्राडिएट करो, ना कि किसी और क्राइम के लिए। तो जो इंडिया की एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 की है, ये बात आर्टिकल 21 में कही गई है। इसमें एक लैंडमार्क केस था यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस रॉस्टर का। रॉस्टर जो है एक अमेरिकन शिप का ऑफिशियल था। और उसके ऊपर ये एलिगेशन था कि उसने मर्डर किया है शिप पे, अक्यूज्ड ऑफ एक्स्ट्राडिटेड ऑन चार्ज ऑफ मर्डर। लेकिन उसका जब एक्स्ट्राडिशन कर दिया गया तो वहाँ ले जाके उसको माइनर चार्ज, मतलब किसी या दूसरे क्राइम के ऊपर उसका ट्रायल किया गया और उसको पनिशमेंट दी गई। तो उसने आर्ग्यू किया कि उसे वापस उस कंट्री में भेज दिया जाना चाहिए और सरेंडर कर दिया जाना चाहिए, बिकॉज किसी और चीज़ के लिए उसे पनिश करना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अगेंस्ट था, वायलेशन था उसका। वायलेशन कंसिडर किया जाएगा अगर आप किसी और चीज़ के लिए उसे पनिश कर रहे हो तो। नेक्स्ट केस है दारा सिंह लाहौरिया वर्सेस यूनाइटेड ऑफ इंडिया, 2001 का केस है ये। इसमें भी सिमिलर फैक्ट्स हैं। जो दारा सिंह लाहौरिया था उसने मर्डर करके वो किसी दूसरी कंट्री में भाग गया, यूएस में भाग गया था, और उसका इट वुड बी कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट एंड इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। अब रेसिप्रोसिटी मतलब कि मतलब म्यूचुअल है दोनों कंट्रीज़। अगर अब एक कंट्री वो कर रही है, उसका किसी पर्सन का एक्स्ट्राडिशन कर रही है, तो फ्यूचर में जाके हो सकता है जो कंट्री अब डिमांड कर रही है उसको भी एक्स्ट्राडिशन की नीड पड़ जाए कि कोई क्रिमिनल उस कंट्री में भाग गया। तो दोनों कंट्रीज़ जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिमिलर ही बिहेव करेंगी और एक्स्ट्राडिशन अगर रिक्वायर्ड है तो कर देगी। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, मतलब ये ट्रीटी होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ऑब्लिगेशन है कि अब अगर हम कर रहे हैं तो आगे जाके आप भी करेंगे, या बायलैटरल ट्रीटी कर लो। कंट्रीज मस्ट शो रेसिप्रोसिटी इन द एक्सचेंज ऑफ फुगिटिव्स बिटवीन रिक्वेस्टिंग एंड रिक्वेस्टेड स्टेट्स। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन ऑफेंस एंड सेंटेंस। अब ये प्रिंसिपल कहता है कि जब ऑफेंस के हिसाब से ही उसको सज़ा दी जानी चाहिए, ना तो वो सज़ा बहुत ज़्यादा हो या फिर ना ही बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब क्राइम के प्रोपोर्शन में वो सज़ा होनी चाहिए, प्रोपोर्शन टू क्राइम। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव सीरियसनेस। अब रिलेटिव सीरियसनेस, जैसे हर ऑफेंस की जो सीरियसनेस है वो अलग होती है। जैसे अब मर्डर हो गया या फिर थेफ्ट हो गया, तो मर्डर के लिए जो पनिशमेंट दी जाएगी वो ऑब्वियसली अलग होगी। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, लेकिन थेफ्ट के लिए नहीं दी जा सकती ना इतनी ज़्यादा बड़ी सज़ा। क्या पता उसने छोटी सी चोरी की हुई हो। तो कोर्ट जो है पनिशमेंट देते वक्त मतलब इनको रिलेटिवली कंपेयर करता है कि ऑफेंस के हिसाब से ही उसको पनिशमेंट दी जाए। तो जब कोर्ट पनिशमेंट दे रही है तो वो क्या देखती है, नेचर ऑफ ऑफेंस और कितना हार्मफुल था वो, करने वाले की इंटेंशन, और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका। ये चीज़ें देख के ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्राइमा फेसिया एविडेंस। ये इस प्रिंसिपल में कंट्री ये इंश्योर करती है कि पर्सन को तब तक दूसरी कंट्री में मतलब उसका एक्स्ट्राडिएट ना किया जाए जब तक उसके अगेंस्ट कोई सफिशेंट प्रूफ मिल जाए कि उसने कोई क्राइम किया ही होगा। Ensure of the guilty of accused before a person is extradited, the territorial state must satisfy itself that there is a prima facie, कि कोई sufficient proof है उसके अगेंस्ट।
ensure sufficient proof against the person that he have committed the crime. Before he is extradited. नेक्स्ट प्रिंसिपल है टाइम बार्ड क्राइम्स। सेक्शन 31 क्लॉज बी इंडियन एक्सट्राडिशन एक्ट जो है वो ये कहती है कि किसी लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए ही आप एक्सट्राडिशन मांग सकते हो। अब जैसे किसी पर्सन ने क्राइम कर लिया और वो दूसरी कंट्री में भाग गया तो आप तुरंत मांगो ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 10 साल बाद जाके किसी पर्सन की डिमांड कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेड पीरियड। और जब एक्स्ट्राडिशन हो रही है तो डेट ऑफ रिक्वेस्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट और ऑन विच डेट मजिस्ट्रेट विल सबमिट हिज एक्स्ट्राडिशन, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्स्ट्राडिशन ऑफ ओन नेशनल्स, मतलब कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री में क्राइम करके भाग गया और वो खुद जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है उसी कंट्री में वापस आके छुप जाता है, तो क्या वो कंट्री अपने ही नेशनल को किसी दूसरी कंट्री में भेज देगी उसे सज़ा देने के लिए? तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिलिट्री ऑफेंडर्स। मिलिट्री ऑफेंडर्स और जो पॉलिटिकल ऑफेंस होते हैं इनको एक्स्ट्राडिशन की जो ट्रीटीज़ होती हैं उनसे एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि मिलिट्री ऑफेंसेस क्या हो सकते हैं कि डिजर्शन या मिलिट्री ऑर्डर्स जो हैं उनको डिसोबे करना, और इनको असाइलम ग्रांट की जाती है। नेक्स्ट है एक्स्ट्राडिशन फॉर एन ऑफेंस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर के ऑफेंसेस क्या होते हैं? जैसे रेवेन्यू टैक्सेस से रिलेटेड या किसी पेमेंट से रिलेटेड हो गए। अब है डॉक्टर धर्मा तेजा का केस, इसने कोई 4 करोड़ की वो कर रखी थी तो और वो भाग गया, तो गवर्नमेंट ने इसका ना तो कोई एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स जो है वो कंसिडर नहीं करी क्योंकि ये क्राइम था, लेकिन फिजिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट है एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर। अब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का रूल ये है कि जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं वो एक्स्ट्राडिएट नहीं किए जाते, उनको असाइलम दी जाती है। लेकिन बेल्जियम ने इसके कोई एक्सेप्शंस दे रखी हैं और इंडिया में लिस्ट दे रखी है कि जो पॉलिटिकल उसके अंदर कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, जैसे एंटी हाईजैकिंग हो गई और सिविल एविएशन की जो केसेस हैं वो। अब हम इम्पॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है री कसिनो केस। ये जो कसिनो था ये एक स्विट्ज़रलैंड का पर्सन था, स्विस सिटीज़न था ये। अब ये जो री कसिनो है ये एक स्विस सिटीज़न था और इसने मर्डर कर दिया, या मतलब वो वापस अपनी कंट्री में, उस कंट्री में आके उसने जो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रही थी कैनन में ऑफ टिटकोनो स्विट्ज़रलैंड में, तो इसने मर्डर कर दिया रोसी का, जो कि एक पॉलिटिकल पर्सन था। और ये मर्डर करने के बाद वो इंग्लैंड चला गया। मर्डर, फ्लीड टू इंग्लैंड। तो स्विस गवर्नमेंट ने उसका एक्स्ट्राडिशन मांगा इंग्लैंड से, तो कसिनो ने क्या किया कि वो उसको अपोज कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि जो मर्डर था वो पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा था। ही आर्ग्यूड और अपोज्ड दैट मर्डर इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, तो उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें बहुत क्लियर है कि जो उसका इंटेंशन था वो पॉलिटिकल पर्सन का ही था और गवर्नमेंट से रिलेटेड ही था, तो उसकी जो एक्स्ट्राडिशन है वो डिनाई कर दी गई थी। नेक्स्ट केस है री मन्योर का केस। ये पर्सन भी एक फ्रेंच सिटीज़न था
इसने क्या किया, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया इसने किसी शायद पेरिस के कैफ़े में, बॉम्ब ब्लास्ट इन पेरिस कैफ़े। अब कैफ़े में ब्लास्ट किया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सिटीजन्स हैं जो इनोसेंट इंडिविजुअल्स हैं, उनकी डेथ हुई है, रिजल्टेड इन डेथ ऑफ इनोसेंट सिविलियंस। तो क्या इनोसेंट की जो डेथ है वो पॉलिटिकल उसके अंदर कैटेगरी के अंदर कंसिडर की जानी चाहिए? नहीं, क्योंकि ये एक टेरर अटैक था, टेरर एक्टिविटी थी ये। तो इसमें जो एक्स्ट्राडिशन है वो अलाउ कर दिया गया था। कसिनो में डिनाई था और इसमें अलाउड था, क्योंकि टेरर एक्ट्स ऑफ पर्सनल विजेंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैटेगरी नॉट ट्रीटेड एज ऑफेंडर्स। इस केस में भी यही कहा गया कि जो कसिनो केस है उन्होंने एक वाइडर सेंस दी थी, तो हमें वो चेक करना है कि उनकी जो इंटेंशन है वो क्या रहती है ऑफेंस कमिटेड करते टाइम। तो री कसिनो और ल्यूमिन्योर को हम इजी वे में समझ लेते हैं कि नेचर क्या था उनका, नेचर ऑफ एक्ट, टारगेट कौन था, ऑब्जेक्टिव क्या था, और एक्स्ट्राडिशन हुई या नहीं। वन ईयर। इसमें जो नेचर था वो पॉलिटिकल था, ये पर्सन टेररिस्ट था, टारगेट गवर्नमेंट थी, और कैफ़े है तो सिटीजन्स थे, इनोसेंट सिटीजन्स। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था और डायरेक्ट था। इसमें ये ऑफ कोर्स टेरर अटैक है। ये एग्ज़ाम में केस लॉज आते ही आते हैं कि कौन सा किस चीज़ से रिलेटेड था। डिनाइड, ये अलाउड। नेक्स्ट केस है रीलेंच 1903 का है। इसमें भी ये कहा गया था कि गवर्नमेंट, सेम वही बात है कि मर्डर हुआ और फिर जो गवर्नमेंट जो टारगेट हो रही है तो वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस में किया गया है, तो जो है एक्स्ट्राडिशन रिफ्यूज़ कर दी गई थी। इट वॉज रिलेटेड टू पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। गवर्नमेंट टारगेट थी, टारगेट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। तो इसमें एक्स्ट्राडिशन रिफ्यूज़ कर दी गई थी। एक्स्ट्राडिशन वाज रिफ्यूज्ड। अब लास्ट केस है चीहट वर्सेस कनाडा केस। इस पर्सन ने भी मर्डर किया और वो कनाडा चला गया था। ये केस पॉलिटिकल ऑफेंस की कैटेगरी में भी आ जाएगा। और एक और प्रिंसिपल था हमारा कि एक्स्ट्राडिशन और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। तो अगर ह्यूमन राइट्स जो है उनको प्रोटेक्शन ऑब्वियसली देनी चाहिए, तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोर्ट हेल्ड दैट इफ़ एक्स्ट्राडिशन लीड्स टू वायलेशन ऑफ HR इट कैन बी डिनाइड। यहाँ पे ये बात कही गई है, कंसिडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्पेशली रिस्क ऑफ अनफेयर ट्रायल, रिस्क ऑफ क्रूअल इनह्यूमन डिग्रेडिंग पनिशमेंट। कोर्ट हेल्ड दैट if extradition leads to violation of human rights extradition can be denied.
तो ह्यूमन राइट्स हैं, ये भी एक लिमिटेशन है एक्स्ट्राडिशन की। ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल ऑफेंडर्स और मिलिट्री ऑफेंडर्स। क्योंकि वो ऑब्वियसली यही चाहेंगे ना कि किसी भी पर्सन को डेथ पेनल्टी तक ना दी जाए। ये एक वो हो गया, एक्सक्यूज़ हो गया उस चीज़ के लिए। लेकिन इस केस में इसके और क्या फैक्ट्स थे कि इसमें भी जो इनोसेंट पीपल हैं वो हार्म हुए थे, तो एक्स्ट्राडिशन इसमें अलाउ कर किया गया था। अफेक्टेड इनोसेंट पीपल। अब हमें सारे केसेस का बस यही याद रखना है कि कौन सा केस किस चीज़ से रिलेटेड था और कौन सा केस किस ईयर का था, यही इम्पोर्टेंट है। अब हम इंडिया में जो एक्स्ट्राडिशन के लॉज हैं या जो एक्ट्स हैं वो कब आई और कैसे आई और कब कब उनकी जो अमेंडमेंट है या मॉडिफिकेशन है वो कब हुई है, अब हम वो लिखेंगे नोट्स में। तो इंडिया की जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है ये सबसे पहले 1902 में ही वो कर दी गई थी, बना दी गई थी। लेकिन एनफोर्स में इनैक्टमेंट में कब आई है? 1962 में। इनैक्टमेंट ऑफ एक्ट इन 1962। और कहाँ से हमने ली है? ऑन द बेसिस ऑफ यूके एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1870। जो टर्म एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो डिफाइन हुआ है defined in section 2D of Act of 1962। तो जो पहले की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हैं, ऑल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ which were concluded by before 1947 were also continued by India। जो 1962 की एक्ट है वो मॉडिफाई की गई थी 1993 में। अब अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है इंडियन लॉ में एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड? पहले सेक्शन 41 क्लॉज 1G CRPC, अब सेक्शन 35 1G जो BNSS है, ये क्या बात कहता है कि जो मिलिट्री ऑफेंडर्स होते हैं, मिलिट्री ऑफेंडर्स को जो है अगर वो डेजर्शन से रिलेटेड अगर कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं तो उनको विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट फ्यूगिटिव, फ्यूगिटिव मतलब क्रिमिनल्स, विदाउट वारंट। नेक्स्ट पहले 188 सेक्शन CRPC का और अब BNSS। ये क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा क्राइम है जो इंडिया से बाहर कमिट हुआ है
ऑफेंस तो उसका ट्रायल इंडिया की जुरिस्डिक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंशन के अकॉर्डिंग किया जाएगा. ऑफेंस कमिटेड एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया. और जहाँ पे भी वो मिल रहा है, वेयर ही मे बी फाउंड द ट्रायल ऑफ सच पर्सन या क्रिमिनल, सच पर्सन accused shall be done according to Indian government या सेंशन. तो आज की हमारी वीडियो बड़ी भी हो गई और आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है. एक्स्ट्राडिशन का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशंस और ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल से रिलेटेड ही जो है केस लॉस एग्ज़ाम में आते हैं. मिलिट्री ऑफेंडर्स और जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स हैं वो एक्सेप्शन है एक्स्ट्राडिशन की. इन दोनों का एक्स्ट्राडिशन जो है वो नहीं किया जाता और ये इंपॉर्टेंट केस हैं, ये सारे हमें याद करने हैं. तो आज के लिए इतना इनफ है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.